हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉ फॉर एवर। सो बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को कैसे पढ़ना है, उसकी प्लानिंग जो है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये चार टर्म लिखी हुई है, हमें इन चारों का मतलब आराम से पता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक एविडेंस को जानने से पहले इन तीनों को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो सब प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि आईपीसी क्या हुआ, आईपीसी हमें बताता है कि तुमने क्राइम कौन सा किया। सपोज करो तुमने चोरी की, ठीक है। अब चोरी की तुम्हें डेफिनेशन दे दी मेरी आईपीसी में। आईपीसी में कह दिया भैया थेफ्ट जो है ना वो तुम्हारा क्राइम है अंडर सेक्शन 378, इसकी डेफिनेशन दे दी। इसकी आपको पनिशमेंट बता दिया, आपका 379 में होगा। लेकिन कैसे ये पनिशमेंट मुझे मिलेगी, इसका प्रोसीजर मुझे दे दिया सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। अब क्योंकि थेफ्ट जो है वो एक क्राइम है, क्राइम क्या होता है जो पब्लिक एट लार्ज यानी कि सोसाइटी के लिए जो पब्लिक पॉलिसी को जो हार्म कर दे वो मेरा क्राइम हो जाएगा। तो यानी कि वो क्राइम जो होगा वो मेरा सीआरपीसी में जाएगा। अगर कोई सिविल मैटर है, अगर कोई भी ऐसा क्राइम है जो सिविल नेचर का है, तो वो मेरा सीपीसी के थ्रू जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा। क्लियर। अब बेसिकली ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा अरेस्ट, मैंने थेफ्ट किया, क्राइम किया, ठीक है, क्राइम के बारे में मुझे बता दिया। सीआरपीसी क्या हुआ है, सीपीसी क्या हुआ, ये मुझे कोर्ट तक लाने का प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। कि भैया तुम कैसे कैसे तुम्हें अरेस्ट कर सकती है पुलिस, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना। आपको किस सिचुएशन में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, कौन से मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है, ठीक है ना। तो कोर्ट तक ले जाने का मेरा प्रोसीजर हो गया मेरा सीआरपीसी और सीपीसी में। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या होता है, कोर्ट के अंदर आप कैसे आप एक्विटल होगे, कैसे आप कन्विक्टेड होगे, वो सारा जो मुझे पता चलता है वो मेरा पता चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो बेसिकली बेयर एक्ट आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे बेयर एक्ट में हमें दे क्या रखा है। तो आज हम उसी प्लानिंग की बात करेंगे जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ना। अब देखिए जो मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, बेसिकली वो मेरे तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पार्ट वन में मेरा चैप्टर वन एंड चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड आता है। चैप्टर फर्स्ट में मेरा सेक्शन 1 to 4 जो है वो मेरा प्री के बारे में बात करते हैं, यानी कि बेसिकली जो इंडियन एविडेंस है क्या, उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो गया, क्या उसमें डेफिनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मेरी सेक्शन 1 से 4 तक आ जाएंगी। चैप्टर सेकंड में आ जाएगा मेरा सेक्शन 5 से 55, मतलब कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब आप अगर सपोज करो आपने कोई भी क्राइम किया है, आपको सीआरपीसी में या सीपीसी में जाना है, तो फैक्ट्स की रेलिवेंसी देखी जाती है, यानी कि फैक्ट्स कितना रेलिवेंट है आपके क्राइम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको आपने क्या किया, जिसको चाकू से भी उसकी मौत हो रखी है, ठीक है ना, या फिर उसको गोली भी लगी हुई है, या हमने देखा उसके गले पे भी कुछ निशान है जिससे उसकी मौत हो सकती है। तो रेलिवेंट फैक्ट वो नहीं होगा कि इन तीनों को आप मान लो, रेलिवेंट फैक्ट वो होगा जिससे ये पता चले कि किस चीज़ से उसकी असल में मृत्यु हुई है, किस चीज़ से उसकी कोज हुई है, डेथ कोज जो है जिस चीज़ से उसकी हुई होगी। सपोज करो उसकी जो डेथ कोज है वो गोली लगने से हुई है, तो आप जो रेलिवेंट फैक्ट मानोगे वो आप गोली को मानोगे, ठीक है ना। जो गोली लगना है वो उसका रेलिवेंट फैक्ट है। तो जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से जितने भी प्रोविजंस हैं वो हम सेक्शन 5 से 55 में पढ़ेंगे। पार्ट वन क्लियर। पार्ट सेकंड में आता है प्रूफ। प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। भी आपने, ठीक है, आपको पता चल गया आपने फैक्ट्स को रेलिवेंट मान लिया, आप उसको प्रूफ कैसे करोगे। तो सेक्शन 56 से 58 तक मेरा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 मेरा क्या बोलता है कि फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अब हमें पता है कि अगर ए ने बी को गोली से मारा, तो क्या इसमें कोई प्रूफ करने की बात है, क्या इसमें कोई फैक्ट प्रूव करने की बात है कि जी नहीं मैंने गोली से नहीं मारा, मैंने चाकू से मारा, या फिर मैंने तो मौत ही नहीं की, ठीक है ना। हमें क्लियरली पता चल रहा है गोली से मारा, तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं सेक्शन 56 से 58 तक। फिर चैप्टर 4 आ जाता है मेरा प्रूफ में, सेक्शन 59 और 60 में मेरा ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है, अगर हम लॉ की नज़रों में देखें तो लॉ को हम मानते हैं कि भैया सब कुछ आपको लिखा होना चाहिए,
ठीक है ना। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है कि जहाँ पर ओरल एविडेंस भी हमारे क्या हो जाते हैं कि वैलिड माने जाते हैं, लेकिन इनका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता, इसलिए हमने इसको 2 ही सेक्शन में क्या करते हैं कंप्लीट कर दिया। फिर फिफ्थ आता है मेरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, क्योंकि हर चीज़ लो अगर आप कर रहे हो, आपको पता होगा, अगर आप एडवोकेसी में भी हो तो आप लोगों को पता होगी हर चीज़ लिखी हुई चलती है, ठीक है ना। आपको कुछ भी आप मांगते प्रूफ दो, लिखा हुआ प्रूफ दो, ठीक है ना, आपने रिटर्न दो जो कुछ देना है। तो 61 से 90A तक हम सब कुछ डॉक्यूमेंट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर चैप्टर 6 भी मेरा उसी से रिलेट करता है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है। तो इनकी प्रूफ आप कैसे करोगे किसी फैक्ट को, वो आप पार्ट सेकेंड में पढ़ने वाले हो। फिर बेसिकली मेरा आ जाता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड मेरा बोलता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। अब अगर कोई क्राइम हुआ है, उसमें अगर तुम प्रूफ कुछ चीज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो एविडेंस प्रोड्यूस हुआ होगा ना, कहीं उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे वो होता है। चैप्टर 7 मेरा आ जाता है। चैप्टर 7 मेरा क्या बोलता है, चैप्टर 7 मेरा बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब अगर किसने मर्डर कर दिया, सपोज करो ए ने बी का मर्डर कर, ए ने बोला कि जी बी ने सी का मर्डर किया है, तो ए क्या है, पहले बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर रहेगा कि वो प्रूफ करे कि भैया बी ने मर्डर किया है। जब ए मेरा प्रूफ कर देगा फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाता है, बी पर, कि बी अब तू बता तूने मर्डर किया है कि नहीं किया, यानी कि सपोज करो बी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो जो सॉरी बी एक्यूज है, यहाँ पर एक्यूज क्या करेगा, वो डिनाई करेगा कि जी जज साहब नहीं मैंने मर्डर नहीं किया है, ठीक है ना। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर आती है, अब तू प्रूफ कर कि तूने मर्डर किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। ये हो गया मेरा बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी किसी एक पार्टी पे नहीं रहता प्रॉपर, दोनों पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। चैप्टर 8 मेरा बोलता है क्या, जो मेरा सेक्शन 115 से 117 तक है। चैप्टर 8 मेरा बोलता है मेरा स्टॉपल। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल हमने पढ़ा हुआ है कि भैया अगर तुमने ये चीज़ बोल दी कि हाँ भाई क्राइम मैंने किया है, तो तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, ठीक है ना। दैट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल, यानी कि आपको स्टॉप कर दिया कि जो तुमने बोला आप उस पर रहो, है ना, आप उससे हट नहीं सकते। फिर मेरा चैप्टर 9 आ जाता है, सेक्शन 118 से 134 तक, जो बेसिकली मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेरा बात करता है विटनेस पे। कोई क्राइम कर दिया तो हम उसके लिए विटनेस भी तो लाते हैं ना, कि गवाह लाओ भाई, गवाह पेश करो। तो वो गवाह कहाँ दिया गया है, वो मेरे चैप्टर 9 में दिया गया है, सेक्शन 118 से 134 तक। फिर चैप्टर 10 इनका एग्जामिनेशन हो जाता है, जैसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं ना गवाहों का, तो वो जो एग्जामिनेशन होता है वो मेरा चैप्टर 10 में आ जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में, 135 से 166 तक। फिर लास्ट आ जाता है मेरा चैप्टर 11, जिसमें बोला है मेरा इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि आपने झूठे गवाह ना पेश कर दिए हो, आप जो एविडेंस है वो बिल्कुल फैक्ट मतलब वो बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए। कुछ फैक्ट्स, कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो एडमिसेबल भी होते हैं, जो नॉन एडमिसेबल भी होते हैं। तो वो कोर्ट के ऊपर होता है कि किस फैक्ट को या किस एविडेंस को वो एडमिसेबल रखती है, किसको वो नहीं रखती। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम 167 में पढ़ेंगे। और यही मेरा पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट है जो हम आगे सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। इतना ज़्यादा कुछ बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत ही बेसिक से बहुत ही क्लियर पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मुझे लगते हैं एविडेंस से हैं, वो मैं साथ के साथ अपने क्लियर करते चलेंगे। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।